नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्यपुस्तक कृति का भाग 2 का दूसरा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं कमलेश्वर। इस पाठ में जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में बतलाया गया है। नाक का अर्थ है अर्थात इज्जत। अर्थात यहाँ पर हमारे देश में अर्थात भारत में जब एलिजाबेथ द्वितीय का आगमन होता है तो उससे पहले यहाँ पर जो जॉर्ज पंचम की जो लाट है, जो मूर्ति है, उसकी चर्चा होती है। विशेषकर उसकी नाक की चर्चा होती है कि उसकी लाट पर नाक है या नहीं। तो देखिए बच्चों, चलते हैं पाठ पर। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी। शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया था जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से ही मंगाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। औरतों और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। अर्थात उनके साथ में जितने भी लोग आ रहे थे उन सभी की जीवनियाँ अखबारों में छपकर आने लगी। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था लेकिन हिंदुस्तान तक गूंजें आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। दिल्ली में जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में, प्रथम महायुद्ध में अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और वेशाखता अर्थात स्वाभाविक रूप से उनके मुंह से निकला। अर्थात दिल्ली के जो यहाँ पर उस समय वर्तमान समय में जो यहाँ पर शासन कर रहे थे उनके मुंह से निकला, अर्थात लोगों के मुंह से निकला कि वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी अपने घर को देखते और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। अर्थात दिल्ली, जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय दिल्ली आ रही थी तो यहाँ पर सजावट होने लगी, साफ़ सफाई होने लगी और सड़कों को अच्छे से चमका दिया गया। और तो करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। अर्थात नई सड़कें बनवा दी गई। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, अर्थात सुंदर स्त्री की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। कौन सी मुश्किल? वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। किसकी? जॉर्ज पंचम की। जो लाट थी, जो मूर्ति थी, उस पर नाक नहीं थी। और नाक आप जानते ही हो कि नाक इज्जत का सवाल है। तो इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, किसी समय चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंगे गए थे, अर्थात अखबारों में खूब छपा था। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, इस बात पर बहस थी। तो जॉर्ज पंचम प्रथम ब्रिटिश सम्राट थे। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, अर्थात ना तो वो पक्ष में थे ना विपक्ष में, ये पता ही नहीं चलता। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, अर्थात ऐसे
उनसे भी ज़्यादा इज्जतदार लोगों की लाटें खड़ी थी, उनकी जो मूर्ति बनी हुई थी वो खड़ी हुई थी। और जिन लोगों के साथ हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए भी गुरिल्ला युद्ध होता रहा। लाट अर्थात खम्बा या मूर्ति। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। एक हादसा हुआ कि इंडिया गेट के सामने वाली जो जॉर्ज पंचम की लाट थी अर्थात उनकी जो मूर्ति थी वहाँ से नाक गायब हो गई उस पर से। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई अर्थात उसकी नाक को किसी ने तोड़ दिया, चुरा लिया। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाह अर्थात भलाई चाहने वाले लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है तो हमारी भी क्या नाक रहेगी, अगर हमारी भी इज्जत क्या रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, बड़े स्तर पर मशवरे शुरू हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर ज़रा पैसे से लाचार था अर्थात पैसों की तंगी थी। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे अर्थात जो शासन में लोग थे उनके चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका अर्थात किसी को कुछ पता नहीं था। तो एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आपस में एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने लगे और खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए अर्थात उनको खोला गया, कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है अर्थात फाइलों में कुछ भी नहीं है। तो आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हो कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है नाक के ऊपर कि नाक कहाँ से, नाक के लिए पत्थर और नाक कब और किसने बनाई थी। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार अर्थात किसी कार्य के होने या न होने की पूरी जिम्मेदारी, कार्यभार। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है अर्थात अंदर छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश होकर लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर क्या है? विदेशी है। पत्थर विदेशी है। तो सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग और तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में वाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबारों में न छपे अर्थात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए।
तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है, अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे, इस मूर्ति पर ठीक बैठे, उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था, नाप ले रखी थी उसने नाक की, और दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी की लाट को देखा, गोखले की लाट को देखा, तिलक, शिवाजी, काफजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। फिर वहाँ जाके गांधी जी की, सरदार पटेल की लाट को देखा, विट्ठल भाई पटेल की नाक से मैच किया, महादेव देसाई की मूर्तियों को उसने परखा और बंगाल की ओर चला और गुरुदेव वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर की लाट की नाक को देखा। सुभाष चंद्र बोस की नाक को मैच किया, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया तो वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। फिर भी उसकी नाक से मैच नहीं हुई। घबराहट में वह मद्रास पहुंचा, सत्यमूर्ति को भी देखा। मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा तो वहां लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों के सामना भी हुआ था, तो उनकी नाकों से भी उसकी नाक मैच की गई। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जो नेता थे, उनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। बड़ी का मतलब है उनकी इज्जत जॉर्ज पंचम की नाक से कई गुना ज़्यादा है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा कि सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। किनकी? बच्चों की। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाक भी इससे कहीं बड़ी बैठती थी। अब बताइए मैं क्या करूं। अर्थात उन बच्चों की लाट भी, उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं ज़्यादा ऊंची थी, अर्थात उनका मान भी कहीं ज़्यादा ऊंचा था। राजधानी में सब तैयारियां थी, दिल्ली में सारी तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ क्या नहीं थी? नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ने लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अर्थात 40 करोड़ लोगों में से जिसकी भी नाक इस पर ठीक से बैठ जाए, उसकी जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, अर्थात चौंक उठा, भौचक्का हो गया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी रवाब निकाली गई तालाब की और ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। जिंदा नाक, इस बात को खबर जनता को नहीं थी। इस बात की यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद को बताए हल से परेशान था। जो हल मूर्तिकार ने बताया था वह खुद उससे परेशान था।
जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी और वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबर छाप दी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान्य पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बूथ के लिए। तो बच्चों, इस लेख से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस लेख से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम बने बैठे हैं। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों की वजह से भारतीयों में अनेक उस समय उनके खिलाफ क्या था? गुस्सा था। और यही वजह कि प्रस्तुत लेख में, इस पाठ में लेखक ने ब्रिटिश शासन के प्रति तिरस्कार की भावना प्रकट करने के लिए जॉर्ज पंचम की नाक को ही काट दिया है। तो लेखक कमलेश्वर ने इस लेख के माध्यम से रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आगमन पर भारतीय शासन व्यवस्था की शर्मनाक हरकत और परतंत्र मानसिकता, गुलामी मानसिकता का वर्णन किया है। तो बच्चों, आज का पाठ आपको कैसा लगा? आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप इस पाठ के वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।